हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं नार्को टेस्ट के बारे में, जिसको नार्को एनालिसिस भी कहा जाता है। हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चाओं में जो रहा है दिल्ली मेहरौली मर्डर केस, इसमें जो है साकेत कोर्ट की तरफ से जो है आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट की मंजूरी दी गई। आज हम उसी चीज को समझेंगे कि मर्डर केस काफी चर्चाओं में रहा था, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा के बहुत सारे कट पीस कर दिए थे, लेकिन नार्को ये उसका कन्फेशन था, लेकिन नार्को टेस्ट से और भी बहुत सारे कन्फेशंस जो है पता किए जाएंगे। तो नार्को एनालिसिस क्या होता है और पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, वो भी क्लास के लेक्चर में समझेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या जजमेंट दे के रखा है, क्या इस नार्को टेस्ट से कुछ चीजें मानी जाएंगी, इस कन्फेशन को सही माना जाता है या नहीं माना जाता है, इसको भी समझेंगे। तो शुरू करेंगे सेशन। तो इसमें जो है जो साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्योंकि आपको पता है भारत में कोई भी जो केस होता है सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। हमारे यहाँ एक प्रॉपर प्रोसेस है कि सबसे पहले निचली अदालत में केस चलता है, उसके बाद अगर कोई भी तरह का विवाद होता है तो फिर आप बड़ी कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जो है बताया जा रहा है कि भाई मेहरौली छतरपुर वाला जो रीजन है, यहां पर ये केस हुआ है, तो ये साकेत कोर्ट ही इसको पूरी तरह से डील कर रहा है। तो साकेत कोर्ट ने पुलिस को ये तरह की मंजूरी दी कि ये क्या कर सकते हैं, आफ्ताब अमीन पूनावाला का ये पूरी तरह से नार्को टेस्ट कर सकते हैं। तो नार्को टेस्ट में कई तरह के लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई नार्को होता क्या है। तो नार्को टेस्ट को ही नार्को एनालिसिस कहा जाता है। इसमें एक तरीके का ड्रग जो होता है वो आपकी बॉडी में डाला जाता है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। और जो एक पॉलीग्राफी टेस्ट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें क्या है, एक तरीके का ड्रग जो है दिया जा रहा है, जिससे व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता है, पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता है, ज्यादा बोलने के लिए जो है वो सक्षम नहीं रहता। उसके सामने कई तरह की स्क्रीन्स पे चीजें दिखाई जाती हैं, फूल दिखाए जाते हैं, पत्ते दिखाए जाते हैं, पहाड़ दिखाए जाते हैं, नदियां दिखाई जाती हैं। फिर उससे पूछा जाता है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें दिखाकर इसको प्रोसीड किया जाता है। फिर मर्डर रिलेटेड, विक्टिम रिलेटेड ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो वो उस समय ब्रेन जो है झूठ बोलने के पोजीशन में नहीं रहता है, लेकिन ये एक तरीके से पूरे होशो हवास में होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर एक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसी को ट्रुथ सेरम कहा जाता है कि जो भी पर्सन इसको यूज कर रहा है उसकी बॉडी में इसको डाल दिया जाता है, इसी को ट्रुथ सेरम। तो ट्रुथ सेरम का मतलब है कि ये एक तरीके का सच बोलने के लिए काम करता है। ये ब्रेन को इस तरीके से कर देता है कि इंसान झूठ बोलते समय अपने ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करता है, तो जो भी सही आंसर्स होते हैं वो जल्दी दे सकते हैं। तो इसको भी यूज किया जाता है। तो इसमें जो ड्रग यूज किया जाता है वो होता है सोडियम पेंथोनॉल। जो पेंथोल जो होता है इसी को थियोपेंटल भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है नार्को एनालिसिस में। तो ये पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, एनेस्थीशियन इसके पास होते हैं। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे, मतलब ये जब टेस्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस होगी या जो रिमांड जो लेके रखी है, जिसने कस्टडी लेके रखी है, वो नहीं वही होते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे इसमें जो है मैंने जैसा बताया कि एक एनेस्थीशियन होता है, जो यहाँ पर कितने अमाउंट में ये ड्रग देना है, इसका ओवरडोज ना हो जाए, उस चीज का ध्यान रखा जाता है। फॉरेंसिक टीम को वहां पे रखा जाता है, इसकी पूरी तरह से वीडियोग्राफी की जाती है। इसमें पुलिस के भी जो बड़े अधिकारी होते हैं वो भी होते हैं। इन सारे की प्रेजेंस में ये जो है नार्को टेस्ट कराया जाता है। अब इस नार्को टेस्ट से जो भी चीजें निकल कर आती हैं उनको फिर केस में हेल्प किया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस समय जो भी कन्फेशन हुआ है, जो भी बयान आया है अपराधी का या होने वाले अपराधी का, उसको सच सही नहीं माना जाता, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन उसके आधार पर जांच में मदद मिल जाती है। इसलिए जो साकेत कोर्ट ने इसको कहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें जजमेंट था 2010 में, तो उसको भी हम यहां पर देखेंगे। तो इसका इस्तेमाल कब से हो रहा है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय जो जासूस पकड़े जाते थे उनके साथ ये जो है नार्को एनालिसिस किया जाता था। उनको ये सोडियम पेंथोनॉल जो है इंजेक्ट करके उनसे सच उगलवाया जाता था। ये तब से प्रथा चली आ रही है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है नार्को टेस्ट से बिल्कुल अलग होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में बेसिकली जो भी व्यक्ति होता है उसके हाव भाव से, उसके ब्लड के अंदर जो ब्लड प्रेशर जो चेंज होता है, हार्ट रेट जो चेंज होता है, उसके आधार पर इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है कि अगर उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा है, तो उससे ये जो है पूरी तरह से पता किया जाता है। लेकिन
इन दोनों ही टेस्ट को बोला जाए कि ये 100% ऑथेंटिक है, तो इस पर अभी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और भी जो भी शोध हुए हैं, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, उसने 100% इन दोनों ही को ये नहीं बताया कि इससे 100% केस सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई भी ऐसा जो है अपराधी कोई तरह की कन्फेशन प्रॉपर नहीं कर पाता या केस के बारे में अच्छे से जानकारी निकालनी होती है, तो इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट अलग है, नार्को एनालिसिस टेस्ट अलग है। तो आफ्ताब अमीन पूनावाला का जो हो रहा है वो नार्को टेस्ट हो रहा है साकेत कोर्ट की परमिशन से। ऐसा नहीं कि पुलिस अपने आप कर लेती है, इसमें कोर्ट की जो है मजिस्ट्रेट की परमिशन भी लगती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक जजमेंट दिया था, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। तो ये सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये माना गया था कि नार्को परीक्षण का अनैच्छिक प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक है। क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो किसी को भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ तो अपराधियों को भी जो है एक तरीके से सरकारी जो है वकील मुहैया कराया जाता है कि उनको भी अपनी बात रखने दी जाए। तो इस तरीके का जो चीज है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का इस पर जो है हवाला देते हुए उस समय ये 2010 में इस पर बातचीत रखी थी और इसको एडमिसिबल नहीं माना जाता। मतलब इससे जो भी बयान निकल कर आएगा वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। इसके अलावा अनैच्छिक नार्को टेस्ट के माध्यम से प्राप्त किसी भी जानकारी को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी तरह का एविडेंस नहीं माना जाएगा। न्यायालय का निर्णय इस तर्क पर आधारित है कि ऐसे परीक्षणों के परिणाम पर किसी व्यक्ति का कोई सचेत नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि वो उस समय होश में ही नहीं है, और जब तक कोई व्यक्ति प्रक्रिया के लिए सहमति नहीं देता तब तक इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता। नार्को एनालिसिस टेस्ट का अनैच्छिक प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 3 का उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति को खुद इस तरह के परीक्षण के अधीन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुचित आक्रमण के समान होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब ये इतना ज्यादा खिलाफ है तो इसको क्यों प्रयोग किया जा रहा है? भाई इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो केस में चार्जशीट दायर करते हुए पुलिस को चाहिए होती हैं। तो इसलिए ऐसे जघन्य अपराधों की श्रेणियों में कई बार परमिशंस कोर्ट्स दे देती हैं, लेकिन इसको एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाता। लेकिन इससे कई तरह के एविडेंस निकल आ सकते हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें हो जो अभी तक नहीं बताई गई हो, लेकिन इस ड्रग के जाने से वो चीजें बाहर निकल कर आ जाएं। तो ये क्या पहला ऐसा केस है जिसमें ऐसी परमिशन दी गई है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसे कई केस हो चुके हैं। जैसे उन्नाव रेप केस सुना था आपने, उसमें परमिशन दी गई थी। इसके अलावा इंद्राणी मुखर्जी का जो शीना बोहरा का मर्डर केस था उसमें ये परमिशन दी गई थी। आरुषि तलवार का जो मर्डर केस था, डबल मर्डर केस, उसमें भी ये जो है परमिशन दी गई थी। इसके अलावा पीएनबी का जो घोटाला हुआ था जिसमें मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के भागने का जो मैनेजर का नार्को टेस्ट करवाया गया था। इसके अलावा हाथरस जो हत्याकांड था और उसमें भी जो है ये जो है नार्को टेस्ट की परमिशन दी गई थी। तो ऐसे कई बार जो है इन टेस्ट को परमिट किया गया है। और अभी जो है दिल्ली मेहरौली, आफ्ताब अमीन पूनावाला, श्रद्धा मर्डर केस, इसमें जो है साकेत कोर्ट की परमिशन से नार्को टेस्ट होगा। तो होप आपको नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में समझने आया होगा। और भी कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के आपके सजेशंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।